वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ रिसर्च डायरी सीजन 2। पिछले एपिसोड्स में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ब्रह्मा को बुलाया क्यों गया। जिन ब्रह्मदेव ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, जिन ब्रह्मदेव ने इंसानों को बनाया, इस पूरे पृथ्वी को बनाया, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सबको बनाया, हमें हर गॉड को प्रे करना अलाउड है, सिर्फ ब्रह्मदेव को ही क्यों नहीं है? आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से हमारे जो सीक्रेट साधुज है उन्होंने ब्रह्मदेव को छुपाना जरूरी समझा, इंसान और ब्रह्मदेव का कनेक्शन मिटाना जरूरी समझा। मैंने आपको सेकंड एपिसोड में एक कहानी सुनाई थी कि जब ब्रह्मदेव और माया साथ में बैठे थे तो माया ने उनसे पूछा कि ब्रह्मदेव, आपके जितने भी क्रिएशन है वो सब एक प्रोग्राम्ड बिहेवियर पे चलते हैं, कोई भी अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से अलग नहीं हो सकता है, सब कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स के हिसाब से आपने बनाया है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से अगर वो चीज़ गलत जाती है तो शिव जी को पूरा ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा? अगर सब कुछ प्रोग्राम्ड है तो गलत कहाँ हो सकता है? तो ब्रह्मदेव ने बताया उन्हें कि एक ऐसा बीइंग है जो प्रोग्राम बिहेवियर पे कंप्लीटली नहीं चलता है, और वो है इंसान। इंसान के अंदर ब्रह्मंश है, यानी कि जो ताकत ब्रह्मा के अंदर है वही इंसानों के अंदर भी है। ब्रह्मदेव ने पूरे यूनिवर्स को आदि शक्ति की मदद से मॉर्फ करके ये पूरी रियलिटी बनाई। उन्होंने उसी शक्ति से इंसानों को भी बनाया, यानी कि मैं, आप, हम सब कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी से ही बने। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि बाकी लिविंग बींग्स और हमें इतना डिफरेंस है कि इंसान के अंदर, ह्यूमंस के अंदर ब्रह्म अंश है। हमारे पास वही पावर्स कुछ हद तक है जो ब्रह्मदेव के अंदर है। इस बात को हमने एक काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था एपिसोड 2 में, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था किस तरीके से हम लोग उस ब्रह्मांड को कंट्रोल करते आए हैं आज तक, जहाँ पे हमने रियलिटी बदली है, जहाँ पे हमने गॉड्स क्रिएट किए, जहाँ पे हमने डीमंस क्रिएट किए। पर एक और सवाल उठता है कि ब्रह्मांड की वजह से इंसान आखिर कितना पावरफुल बन गया था कि ब्रह्मदेव को हमसे अलग करना जरूरी हो गया। हमारा कनेक्शन हमारे ब्रह्मांड के यूज से हटाना जरूरी पड़ गया। आखिर इंसानों का असली पोटेंशियल क्या है? कुछ बातें हैं, कुछ नॉलेज है, कुछ साइंटिफिक थियोरीज है जो हमारे एंशिएंट ऋषि मुनि के पास कैसे आए थे ये आज तक हमें नहीं पता चला है। ये कुछ ऐसे साइंटिफिक थियोरीज है जो मॉडर्न साइंस के टूल्स के बिना अचीव करना काफ़ी मुश्किल है या फिर कहीं हद तक इम्पॉसिबल है। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता था कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपांड हो रहा है और इवेंचुअली वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहाँ पे ये कहानी बनी थी कि ब्रह्मदेव अपनी आधी जिंदगी यूनिवर्स को बनाते हैं और फिर आधी जिंदगी वो चीज़ डिस्ट्रॉय होगी। अगर कहानी बनानी ही होती तो हमारे लोग ये भी कहानी बना सकते थे कि उन्होंने यूनिवर्स बना चुके हैं और लास्ट में शिवजी हो सकता है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट द थियरी गोज दिस वे कि यूनिवर्स बनता जा रहा है और वो ब्रह्मदेव एंड में उस चीज़ को डिस्ट्रॉय भी करते रहेंगे। हमारे कहानियों में टाइम डायलेशन की भी काफ़ी थियोरीज है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भगवान के रियल में बिताए हुए कुछ लम्हे इंसानों के रियल में बिताए हुए सदियां हो सकती है। मैं ऑलरेडी एक एपिसोड रिलीज कर चुका हूं जहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हिंदुइज्म में मल्टीवर्स की थियोरीज है, जहां पे कृष्ण भगवान ने ये बताया था कि जितने भी महाभारत हुए हैं वो सारे के सारे दरअसल सिमुलेशन है। दूसरी कहानी में हमने ये जाना था कि हनुमान जी को कब पता चला कि जितने भी रामायण है वो सारे भी सिमुलेशन है। और यहाँ तक कि ब्रह्मदेव को खुद भी पता नहीं था कि जितने भी यूनिवर्स है वो सारे मल्टीवर्सेस है। दिस इज नॉट द ओनली यूनिवर्स, देयर आर मल्टीवर्सेस। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर जाके चेक कीजिएगा। हमारे पास एक और थियोरी था जिस हिसाब से ब्रह्मदेव ने आदि शक्ति को मॉर्फ करके इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, जो कि मैच करता है हमारे स्ट्रिंग थियोरी ऑफ क्रिएशन से, जो कि ये कहता है कि पूरा यूनिवर्स एक पर्टिकुलर एनर्जी से बना है, बस उसके अंदर के जो स्ट्रिंग्स है वो अलग तरीके से वाइब्रेट होते हैं, जो रियलिटी में अलग तरीके से परसीव होते हैं। यानी कि हमारा आदिशक्ति को अलग तरीके से मॉर्फ किया गया अलग अलग चीज दिखने के लिए। उसी तरीके से साइंटिफिक थ्योरी ये कहता है कि सब कुछ एक एनर्जी से बना है, वो सिर्फ अलग अलग वाइब्रेशंस देता है, जिसकी वजह से सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन सब कुछ एक ही टाइप के एलिमेंट से बना है। मैंने आपको ये भी बताया था किस तरीके से हमारे पास होली नंबर 108 है और 108 का सिग्निफिकेंस कितना साइंटिफिक है, जहाँ पे अर्थ और सन का डिस्टेंस का रेशियो 108 आता है, अर्थ और मून के बीच का डिफरेंस 108 आता है। आखिर हमारे एंशिएंट ऋषि मुनियों को ये सब कुछ कैसे पता था? यहाँ तक ही नहीं, अगर आपने श्री यंत्र का डायग्राम देखा है तो श्री यंत्र के डायग्राम जो हमारे बुक्स में हजारों सालों से बनाए हुए, वो एक मॉडर्न टूल के हिसाब से जो डायग्राम साउंड निकला था ओम का, वो एग्जैक्टली मैच करता है उससे। बिना एक एडवांस साइंटिफिक टूल के आखिर हमारे बुक्स में उस डायग्राम को कहाँ से मेंशन किया गया और उन्हें ये शेप कैसे पता चला? मेडिटेशन के मदद से हम लोगों ने ब्रह्मांड को कंट्रोल करना सीख लिया और इसी तरीके से हमने तंत्र मंत्र और यंत्र के बहुत सारे राजों को भी अनकवर किया है, जिसकी मदद से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से हम लोग गॉड्स और डीमंस को क्रिएट करते आए हैं। पर यहाँ पे एपिसोड 3 में कुछ नया बताने जा रहा हूँ। आखिर इंसानों के पास वो क्या चीज़ आ गई थी? तो बात यह है कि इंसान के पास सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज आ गई। हम सबके अंदर सुपर पावर्स आ गए थे।
किस तरीके से मैं समझाता हूँ। अब मैं पहले इधर उधर की बातें कर दूंगा कि भाई महाभारत में ऐसे लोग थे, रामायण में वैसे थे, तो उस चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ कैसे होगा, राइट? आप कहोगे कि भाई ये सारे तो कहानियों के लोग हैं। तो मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे कैपेबिलिटीज बताता हूँ जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपने डेनियल किश का नाम सुना है, ये एक रियल लाइफ बैटमैन है। नॉट द डेनियल किश एक ऐसे इंसान है जो अपने मुंह से एकोलोकेशन यूज करते हैं। इंसानों के अंदर कब से ऐसे ऑर्गन्स आ गए, इंसानों के अंदर कब से ऐसी ताकत आ गई कि भाई हम लोग एक बैट की तरह एकोलोकेशन यूज करके अपने आसपास की चीज़ों को चेक कर सकें। जिस तरीके से एक बैट अब एको भेजता है, अ बैट इज अ ब्लाइंड बर्ड एंड इवन डेनियल किश इज ब्लाइंड। बैट एकोलोकेशंस की मदद से ये पता कर पाते हैं कि उसके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, कितनी दूरी पे है और एग्जैक्टली क्या है। उसी तरीके से डेनियल किश ने इस आर्ट को मास्टर कर लिया है, जहाँ पे वो एकोलोकेशन की मदद से अपने आसपास क्या क्या है ये चीज़ जानने लगे हैं। हमारे कहानियों में बहुत से ऐसे कुछ कैरेक्टर्स भी थे जहाँ पे उनके पास ऐसी शक्तियाँ थी, जहाँ पे सवाल उठाया जाता था कि इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। हमारे पास एक लिविंग प्रूफ है इस जनरेशन में जिनके पास ऐसी पावर्स है। मैं अब कुछ अलग बताता हूँ। अगर आपने बाबा वेंगा के बारे में सुना है, अगर आपने नॉस्ट्रेडेमस के बारे में सुना है, तो आपको पता होगा कि ये पूरी दुनिया में फेमस है उनके प्रोफेसीज के लिए। नॉस्ट्रेडेमस हमारे एक पुराने सेलर थे, वो अब नहीं है। बाबा वेंगा आज भी जिंदा है। शी इज़ अ लेडी। उनकी आंखें एक डस्ट स्टॉर्म में चली गई थी, पर उस डस्ट स्टॉर्म के बाद उनके पास ऐसी विजन आ गई जिससे वो फ्यूचर देख पाती थी। और उसके बाद उन्होंने इतने सारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए हैं और वो सारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक सच हुए हैं। मैं यहाँ तक बता दूँ कि उन्होंने 9/11 को भी प्रेडिक्ट किया था, जिसके बाद CIA ने उनको अरेस्ट कर लिया था। उनके पूरे घर की छानबीन की गई थी, उनके लैंडलाइंस के सारे कॉल्स ट्रेस किए गए थे, ये जानने के लिए कि बाबा वेंगा को ये बात कैसे पता चला कि 9/11 होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेसीज है जो उन्होंने किए थे और वो अल्टीमेटली ट्रू हुए हैं। जैसे अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक हमारा जो डीप फेक वीडियो का थ्रेट है, इसे भी उन्होंने प्रोफेसाइज किया था और अल्टीमेटली उसके बाद ही डीप फेक के केसेस सामने आने लगे। अगर आप ध्यान से सोचिए तो महाभारत में भी हमारे पास एक ऐसे कैरेक्टर थे जिन्हें एक जगह बैठे बैठे ये दिखता था कि भाई महाभारत में क्या चालू है। वो काफ़ी दूर अपने राज्य में बैठे थे, पर उन्हें कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौन क्या कर रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, उसका पूरा ज्ञान मिलता था। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे रामानुजन। तो रामानुजन जी ने ये खुद कहा था कि उन्होंने कोई भी थियोरी खुद से पूरी तरीके से नहीं बनाई है। एक गॉडली एलिमेंट है जो उन तक आता है और उनको ये फॉर्मूलाज देता है, उन्हें ये फॉर्मूलाज बताता है और वो उस चीज़ को सिर्फ राइट डाउन करते हैं और दुनिया को देते हैं। यही चीज़ निकोला टेस्ला ने भी कही थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने इन सब चीज़ों को इन्वेंट नहीं किया है। जो उन्होंने किया है एक दूसरा एक्सटर्नल सोर्स है जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें आती है। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को, जो इनके थियोरीज है, जो इनके इन्वेंशंस है, ये कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की वजह से आता हो, क्योंकि इनका ब्रह्मांड एक्टिवेटेड था, इसलिए इन्हें इंसानों के आगे की कैपेबिलिटीज पता चल जाती थी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक एक्सीडेंट के बाद या फिर बाय बर्थ लैंग्वेजेस, जो डिफरेंट ह्यूमन क्रिएटेड लैंग्वेजेस है, वो समझना उनके लिए ईजी था, वो लर्न करना उनके लिए ईजी था। कई हद तक उन्हें लर्न करने की जरूरत भी नहीं थी, उन्हें ऑलरेडी ये चीज़ें समझ में आ जाती थी। ऐसे कुछ लोग हैं जो जानवरों से कनेक्ट कर पाते हैं। जो जानवर, एक हमें ऐसा लगता है कि एक ही सिलेबल को, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते रहते हैं, उन जानवरों से कुछ लोग कनेक्ट कर पाते, कम्युनिकेट कर पाते हैं। अफ्रीका में ऐसे ट्राइब्स हैं जो ट्राइब वाइज उनके अपने अपने एक एक एनिमल होते हैं, एक बर्ड होते हैं, जिनसे कम्युनिकेट करने में वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी ये जो शक्तियाँ है, ये जो क्षमताएं है, ये कहीं ना कहीं हम में से मिटा दी गई है। हम लोग कई हद तक ये सवाल उठाते हैं कि भाई रामायण में कुछ ऐसे जानवर थे जो इंसानों की तरह बात करते थे, जो इंसानों से बात करते थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग उन कहानियों के हिसाब से ये सोचते थे कि ये तो बनी बनाई बातें हैं, भालू भला इंसान से कैसे बात कर सकते हैं, एक चील, एक कौवा या एक वल्चर जो है वो इंसानों से कैसे बात कर सकता है। पर व्हाट इफ वो इंसानों की तरह बात नहीं करते थे, बस फर्क इतना है कि इंसान भी उनसे बात कर पाते थे। ये तो काफ़ी छोटा सा ग्लिम्प्स है कि आखिर ह्यूमन माइंड का ट्रू पोटेंशियल क्या है। हम ये बात जानते हैं कि साइंस ये बात एक्सेप्ट करता है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर हम इंसान अपने दिमाग को 100% यूज़ करना शुरू कर दें। इसीलिए इस एपिसोड का नाम है ब्रह्मांश, द मैजिक ऑफ माइंड, जहाँ पे हम ये जानेंगे कि ब्रह्मांश की ताकत से आखिर हमारा माइंड क्या मैजिक कर सकता है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जिसके वजह से ब्रह्मांश को हमसे दूर किया गया, ब्रह्मदेव को कनेक्ट करने से मना किया गया और हमारी ब्रह्मांश को एक्सेस करने की ताकत हमसे छीन ली गई। और आखिर ऐसा कब हुआ? पूरे हिस्ट्री के टाइमलाइन में अगर ऐसा कभी हुआ तो एग्जैक्टली कब हुआ? मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, बट मुझे जहाँ तक लगता है इस चीज़ का डिसीजन महाभारत के बाद लिया गया।
अगर आप महाभारत में यकीन करते हैं, अब महाभारत प्रूव करने का काम फिर कभी करेंगे, लेकिन अगर आप महाभारत हुआ है इस बात पे ऑलरेडी यकीन करते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक प्रूफ्स है कि महाभारत हुआ था, तो महाभारत में इंसान अपनी ताकतों का थोड़ा गलत इस्तेमाल करने लगा। जैसे कि हम लोग पूरी तरीके से रियलिटी को ऑल्टर करने लगे। उस टाइम पे तंत्रों का इस्तेमाल किया गया और रियलिटी को वॉप किया गया। उस टाइम पे हम लोग जिस तरीके से सवाल उठाते हैं कि भला ऐसे वेपन्स कैसे बन सकते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे गए, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में बोले गए कि एक वेपन से इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, या जो जादुई ताकतों के बारे में बात किया गया है, वो सब कुछ आखिर पॉसिबल कैसे हो सकता है। अगर आप लोगों ने कभी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है तो एक चीज़ तो समझ लो कि रियलिटी को वॉप किया जा सकता है। अब महाभारत का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि उस टाइम पे इंसानों के अंदर इतनी दिमाग में ताकत आ गई थी कि हमारे जो वैदिक नॉलेज है, हमारे जो वेदास है, उसका 100% उच्चारण उस टाइम पे होता था, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी द्रोणाचार्य और बाकी गुरुओं की तरफ से कि किस तरीके से वो लोग रियलिटी को वॉप करके वेपन्स भी बना सकते थे। महाभारत में इंसानों की ताकत को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे उन्होंने वेपन्स को वॉप किया, वेपन्स को क्रिएट किया, उन्होंने फ्यूचर एक्सेस किया, उन्होंने फ्यूचर को ऑल्टर किया, उन्होंने एक जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने की ताकत प्राप्त कर ली। उस टाइम के लोगों के पास वो शक्तियाँ आ गई थी कि वो अपने ब्रह्मांड की ताकत को पूरे 100% पे यूज़ कर सकते थे। और इसीलिए जब भगवान ने देखा, जब ऋषि मुनियों ने देखा कि इंसान के पास जब भी ताकत आती है तो वो एक इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन करते हैं, इतना मिसयूज ऑफ पावर करते हैं कि उनको इस वक्त इन पावर से दूर करना ही उनके लिए बेनिफिशियल होगा और ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरी होगा। इसीलिए महाभारत के बाद जब पूरे भारत में विनाश फैल चुका था, जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं और पीने के लिए पानी नहीं था, इस टाइम पे वेदों को धीरे धीरे पीछे हटाया गया। जितने भी वेद थे, जितने भी वैदिक नॉलेज थी, उन सबको होल्ड पे रखा गया। जो गुरुकुल का सिस्टम था, जहाँ पे द्रोणाचार्य अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे या फिर बाकी के गुरु अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, वो सारे कई सालों तक, कई सदियों तक बंद रहे, क्योंकि लोगों को अब अपने खाने की चिंता होने लगी। वो लोग खाना और पानी ढूंढने के लिए ज़्यादा बिजी हो गए। इस टाइम पे वेदों को लिखना ज़रूरी समझा गया, क्योंकि अब इस चीज़ को पास ऑन करने के लिए ये एक स्कूल सिस्टम कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बंद हो गया था। पर जब वेदों को लिखा जा रहा था तो सिर्फ 8% लिखा गया। अब कहते कि बाकी का नॉलेज वो भूल गए थे इतने सालों में। वेद व्यास जिन्होंने वेदों को लिखवाया था, वो बाकी की नॉलेज यानी कि 92% वेद में क्या है उस चीज़ को भूल गए थे, और उन्होंने सिर्फ 8% नॉलेज पास ऑन की। और सवाल एक उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वेद व्यास ने जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ 8% ही पास ऑन किया जो हमारे काम आए, और जो जिस नॉलेज की मदद से हम लोग डिस्ट्रक्शन ना कर पाए, हम लोग किसी को चोट ना पहुंचा पाए, हम लोग फ्यूचर एक्सेस ना कर पाए, हम लोग फ्यूचर देख के उसको ऑल्टर ना कर पाए, हम लोग वेपन्स क्रिएट ना कर पाए। तंत्र की जितने भी नॉलेज थे वो कहीं ना कहीं एक काफ़ी साइडलाइन हो गई, और कुछ लोग सिर्फ छुप छुप कर गुफाओं में उनको प्रैक्टिस करने लगे। मैं अपने कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ से मीलों दूर बैठ के भी ये बता सकते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं किसके सामने बैठा हूँ, मैं जिस रूम में बैठा हूँ उस रूम में कितने लोग हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों के कांटेक्ट में आ चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें सच होती हैं, ऐसे लोग सच होते हैं, और ऐसी शक्तियाँ आज भी लोगों के पास है। ये लोग काफ़ी छुप के रहते हैं, ये बाबा आसाराम इन सब की तरह बड़े बड़े गद्दियों पे नहीं बैठते हैं। ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से हमारे कुछ बाबा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे कुछ बाबा कई बार ये दिखाते हैं कि उनको सामने वाले की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता है। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनके पास भी वो ताकत है, बस ये उन ताकतों को मिसयूज़ कर रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से महाभारत में किया गया था, जिस तरीके से कलयुग के पहले जो वक्त था, जिसकी वजह से कलयुग आया है, जिसकी वजह से वेदों को छुपाया गया था, जिस वजह से ब्रह्मांड के एक्सेस को हटाया गया। इन बाबा के पास भी वैसी कुछ शक्तियाँ होगी, क्योंकि मैं जिन बाबाओं के बारे में जानता हूँ इन सबका एक ही प्रिंसिपल है कि भाई दुनिया से थोड़ा दूर रहना है और लोगों को पता नहीं चलने देना कि उनके पास ऐसी कुछ शक्तियाँ है। जहाँ तक हम जानते हैं, दूर मीलों बैठे लोग ब्लैक मैजिक कर लेते हैं। आपके शरीर का एक अंश भी, अगर एक बाल, एक खून, एक टुकड़ा भी किसी के पास आ जाता है तो उससे भी दूर मीलों दूर बैठे कुछ बाबा काले जादू के हिसाब से, कुछ बाबा तंत्र के हिसाब से आपका रियलिटी ऑल्टर कर देते हैं। मैंने तंत्र और ब्लैक मैजिक के ऊपर किस तरीके से वो काम करता है ये बात मैंने सेकंड एपिसोड में ऑलरेडी बताया है। तो इतना डीप अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दिया है कि क्यों ब्लैक मैजिक काम करता है, क्यों गॉड्स और डीमंस क्रिएट होते हैं। तो इस चीज़ से आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपको इस पर यकीन करना ज़रूरी है। ब्रह्मांड की पूरी ताकत एग्जैक्टली क्या है और उसको एक्सेस कैसे करना है, इस चीज़ को हम लोग डिसाइफर आगे के एपिसोड्स में करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल के लिए एपिसोड 3 एंड्स ओवर हियर। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग to the episode 3 of Researcher Diary Season 2. If you are new, do subscribe, like, hit, comment, notification on कर लीजिए, and please come back to Researcher Diary Season 2.